नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तांत्रिक कपाली और सिंह का बेटा पार्ट 2। जब वे दोनों फतेहपुर पहुंचे, उसी समय भोर का उजाला चारों ओर फैला हुआ था। महल में पहुंचकर सिंहसार ने विस्तार पूर्वक राजा बिंबसार को नाग राजकुमारी श्री मोहिनी के बारे में बता दिया। सारी बातें जानने के पश्चात बिंबसार ने सिंहसार से कहा, सिंहसार, तुमने श्री मोहिनी को यहाँ लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। जाओ, इसे राज के अतिथि गृह में ठहराकर तुरंत मेरे पास आओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। सिंहसार श्री मोहिनी को लेकर राज के अतिथि गृह में पहुंचा। श्री मोहिनी, तुम यहीं ठहरो, मैं पिताजी महाराज से मिलकर आता हूँ। ठीक है। सिंहसार पुनः बिंबसार के पास पहुंचा। देखो सिंहसार, तुम श्री मोहिनी को अपने साथ तो ले आए हो, पर क्या इसके परिणाम के विषय में भी तुमने कुछ सोचा है? परिणाम? कैसा परिणाम पिताजी महाराज? देखो, श्री मोहिनी इस समय परेशानी में फंसी हुई है। उसे परेशानी से उबारना तुम्हारा फर्ज है। मैं भी बार बार इसी विषय में सोच रहा हूँ पिताजी महाराज, पर इस समस्या का कोई हल सुझा ही नहीं देता है। इस समस्या का एक ही हल है कि तुम श्री मोहिनी से विवाह कर लो। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप भूल गए कि श्री मोहिनी श्रापग्रस्त है? जो भी उससे विवाह करेगा तुरंत मर जाएगा। अरे सिंहसार, तुम एक सिंहनी के बेटे होकर अपनी मृत्यु से डर गए। देखो सिंहसार, हमारे कुल की यह रीति रही है कि यदि कोई युवराज इस प्रकार किसी युवती को अपने साथ महल में ले आता है तो उसे उस युवती के साथ विवाह करना होता है। अतः तुम्हें भी श्री मोहिनी के साथ विवाह करना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि शापग्रस्त श्री मोहिनी से विवाह कर अपने जीवित रहने का तुम कौन सा उपाय प्रयोग में लाते हो? ओह पिताजी महाराज, यदि मुझे राजकुल के इस नियम का पता होता तो मैं श्री मोहिनी को भूलकर भी अपने साथ न लाता। सिंहसार, अब कुछ नहीं हो सकता है। परसों विधि के अनुसार तुम्हें श्री मोहिनी के साथ विवाह करना ही होगा। जो आज्ञा पिताजी महाराज। यह कह सिंहसार बिंबसार के पास से वापस चला आया। ओह मेरे भगवान, सिंहसार बैठे बिठाए यह किस मुसीबत में फंस गया। क्या श्री मोहिनी से विवाह कर सिंहसार मर जाएगा? क्या रानी देवा की तरह वह भी हमें अकेला छोड़ जाएगा? इस कल्पना मात्र से ही बिंबसार पूरी तरह सिहर उठा। इधर सिंहसार भी पूरी तरह सोच विचारों में उलझा हुआ था। श्री मोहिनी के शाप से बचने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? पूरे दिन सिंहसार इन्हीं सोच विचारों में डूबता उतरता रहा। सांझ ढले। हाँ, यह उपाय ठीक रहेगा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वह उसी समय राज्य के कुशल बढ़ई त्रिलोक के पास पहुंचा। त्रिलोक, तुम कल तक हमें लकड़ी का ऐसा खोखला हाथ बना कर दो जो हमारे हाथ के ऊपर बिल्कुल ठीक प्रकार से आ सके। जो आज्ञा युवराज। वहां से सिंहसार सीधा राज के अतिथि गृह में श्री मोहिनी के पास पहुंचा। श्री मोहिनी, तुम्हें शाप से मुक्ति दिलाने के लिए परसों मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। युवराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे कारण आप अपने प्राण क्यों संकट में डालना चाहते हैं? श्री मोहिनी, घबराओ मत, मेरे प्राणों को कुछ नहीं होगा। अपने प्राणों की सुरक्षा का उपाय मैंने सोच लिया है। अगले दिन त्रिलोक बढ़ई काठ का हाथ लेकर सिंहसार के पास पहुंचा। लीजिए युवराज, काठ का हाथ तैयार है। ओह त्रिलोक, तुमने तो बिल्कुल वास्तविक हाथ बनाया है। सिंहसार ने त्रिलोक बढ़ई को उचित पुरस्कार देकर विदा किया। इस घटना के अगले दिन सिंहसार और श्री मोहिनी के विवाह की तैयारियां हो गई। राज पंडित ने विधि अनुसार विवाह की रस्में शुरू करवाई। तत्पश्चात, युवराज, अब आप श्री मोहिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर शपथ लो कि जीवन भर श्री मोहिनी की सुरक्षा करोगे और जीवन पर्यंत श्री मोहिनी को कोई दुख नहीं दोगे। जैसे ही सिंहसार ने अपना हाथ पास बैठी श्री मोहिनी की ओर बढ़ाया, ओह अब क्या होगा? क्या सिंहसार श्री मोहिनी के विष की ज्वाला में भस्म हो जाएगा? भगवान शंकर, कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ जिससे मुझे स्पर्श करने के पश्चात भी युवराज सिंहसार की मृत्यु न हो। सिंहसार ने श्री मोहिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तभी, हाय सिंहसार! ओह! सिंहसार ने जल्दी से अपने हाथ को झटका दिया। सिंहसार, यह सब क्या है? पिताजी महाराज, श्री मोहिनी के शाप से बचने के लिए मैंने अपने हाथ के नाप का लकड़ी का एक खोल बनवाया था और उसे अपने हाथ पर पहन लिया था। अतः शाप के कारण आग मेरे हाथ पर न लगकर लकड़ी के बने हाथ पर ही लगी।
पिताजी महाराज, इस प्रकार श्री मोहिनी का शाप भी मिट गया और मुझे भी कुछ नहीं हुआ। अपनी सुरक्षा का मैंने यही उपाय सोचा था जो कारगर सिद्ध हुआ। सिंहसार, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि के बल पर तुमने अनहोनी को भी होनी में बदल दिया है। इस घटना के पश्चात विवाह की बाकी रस्में भी बड़े ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई। विवाह के पश्चात सिंहसार ने श्री मोहिनी से कहा, श्री मोहिनी, मुझसे विवाह करके तुम नागेश्वर के दिए शाप से मुक्त हो गई हो, अतः अब तुम चाहो तो नागलोक जाकर नागेश्वर से अपना राज्य वापस ले सकती हो। स्वामी, अपना जीवन संकट में डालकर आपने मुझे शाप से मुक्ति दिलवाई और मैं आपको छोड़कर नागलोक चली जाऊं, यह भला कैसे हो सकता है? अब मेरा शेष जीवन आपके चरणों में ही बीतेगा। यह कह श्री मोहिनी ने अपने सिर पर लगी मणि उतारी और उसी सिंहसार को देती हुई बोली, स्वामी, अब मुझे अपने इस सिर के ताज की क्या आवश्यकता है? आज से मेरे सिर के ताज आप हैं, इसलिए मेरी ओर से इस मणि को स्वीकार कीजिए। स्वामी, इस मणि को साधारण मणि न समझो, यह चमत्कारी मणि है। मेरे साथ साथ यह मणि भी शापग्रस्त हो गई थी, इसलिए इसकी चमत्कारी शक्ति समाप्त हो गई थी। अब जबकि मैं शाप मुक्त हो गई हूँ, तो यह मणि भी स्वतः ही शाप मुक्त हो गई है। इस मणि में क्या चमत्कार है श्री मोहिनी? स्वामी, यह मनुष्यों की भाषा में भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों की बातें बता सकती है। इसके साथ साथ इसको यदि सीधे हाथ में बंद करके उड़ने की कामना करो तो शीघ्र ही मणिधारी आकाश में उड़ने लगेगा। अच्छा स्वामी, आप इस मणि को जो भी आदेश दोगे यह उस आदेश का तुरंत पालन करेगी। अच्छा, तब तो यह मणि वाकई चमत्कारी है। अच्छा मणि, तुम मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताओ। पूर्व जन्म में मैं क्या था और मैंने कहाँ जन्म लिया था? सुनो युवराज, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ, लेकिन उस कहानी को सुनकर तुम्हारे हाथ दुख के सिवा और कुछ नहीं लगेगा। मणि, मेरे पूर्व जन्म की कहानी कैसी भी हो, तुम मुझे उसे सुनाओ। तो सुनो युवराज, पूर्व जन्म में तुम सूर्यनगर के राजा चित्रांश के पुत्र देवांश थे। राजा चित्रांश बहुत न्यायप्रिय थे। उनके न्याय की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन जब राजा चित्रांश दरबार में बैठे थे, तभी महाराज, सूर्यनगर की जनता के प्रतिनिधि आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें तुरंत दरबार में ले आओ। कुछ देर बाद ही जनता के प्रतिनिधि राजा चित्रांश के सामने थे। वे सब नगर के जाने माने नागरिक थे। प्रजागण, कहिए, आप लोगों ने दरबार में आने का कष्ट कैसे किया? यह सुनते ही एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। मैं लुट गया महाराज। इस प्रकार रोते रहोगे तो हमें तुम्हारे दुख का कैसे पता चलेगा मान्यवर? तब एक नागरिक आगे बढ़कर बोला, महाराज, यह बेचारा क्या बताएगा, दुख से इसका हृदय रो रहा है। मैं ही इसकी दुख भरी गाथा आपको सुनाता हूँ। सुनाओ, तुम ही सुनाओ। महाराज, अपराध क्षमा हो, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं, अतः आपको दो में से एक ही का चुनाव करना है, परिवार का प्यार या राजा का कर्तव्य। शासन में परिवार कहाँ से बाधक बन गया? प्रजा को भला राज परिवार ने क्या दुख पहुँचाया हो सकता है? फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, आप लोग मुझ पर विश्वास करें, आप न्याय की कामना लेकर आए हैं, अतः आपके साथ न्याय ही होगा। न्याय के लिए मैं बड़े से बड़ा त्याग करूंगा। राज परिवार तो क्या, यदि मुझे यह गद्दी भी छोड़नी पड़ी तो खुशी खुशी छोड़ दूंगा। तो सुनिए महाराज, युवराज देवांश ही इस बूढ़े के विषाद का कारण है। यह बूढ़ा आपकी प्रजा है और युवराज आपके पुत्र। मुझे पूरी बात बताओ। न्याय के सिंहासन पर बैठकर न्याय करने वाले की नज़र में पिता पुत्र का भेद नहीं रहता है। जो उचित व न्याय संगत होगा वही किया जाएगा। महाराज, आप प्रजा पालक हैं, प्रजा को पुत्र के समान ही प्यार करते हैं। आपके ही समान युवराज देवांश भी थे, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा जघन्य कार्य किया है जैसा कि कोई दानव भी नहीं कर सकता है। आखिर किया क्या है युवराज देवांश ने? महाराज, आज यह बूढ़ा आदमी कुछ देर पहले अपने छोटे से पोते के साथ नगर के बीच में पड़ने वाले सरोवर के किनारे किनारे जा रहा था। फिर क्या हुआ? तभी घोड़े पर सवार युवराज देवांश वहां आ पहुंचे। उन्होंने इस बूढ़े के पोते को एक ही झटके में अपने हाथों पर उठाया और छपाक से सरोवर में फेंक दिया। तत्पश्चात जोर से अट्टहास करते हुए वहां से चले गए। युवराज ने ऐसा किया? चित्रांश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, भौहें तन गई।
सभी के चेहरे भय से पीले पड़ गए। तभी महाराज, धृष्टा की दी क्षमा करें, हम आपके पास युवराज द्वारा किए अपराध की दुहाई लेकर आए हैं। अब आप ही न्याय कीजिए, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। चित्रांश ने उसी समय युवराज देवांश को दरबार में बुलवाया। युवराज, जी पिताजी महाराज, क्या तुमने इस बूढ़े के पोते को सरोवर में फेंककर मार डाला है? जी पिताजी महाराज। लेकिन क्यों? बस पिताजी महाराज, मेरे मन ने ऐसा करने के लिए कहा और मैंने कर दिया। देवांश, युवराज होकर तुम्हें सहृदयता का परिचय देना चाहिए था। तुमने क्रूरता और मूर्खता का परिचय दिया है, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। क्षमा करें महाराज, मैं भविष्य में फिर ऐसा नहीं करूंगा। नहीं युवराज, सूर्यनगर की यह गद्दी पवित्र है, इस पर तुम जैसा क्रूर और अविवेकी राजा कभी नहीं बैठ सकता है। तुम्हें इसी समय सरोवर में कूदकर जान देनी होगी। महाराज। देवांश, अब कुछ भी कहना बेकार है। तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अब उस अपराध का दंड भुगतने के लिए वही करो जैसा मैंने आदेश दिया है। ओह! चित्रांश की आज्ञा का पालन करते हुए देवांश को सरोवर में कूदना ही पड़ा। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात मणि चुप हो गई। यह कहानी सुनकर सिंहसार कुछ देर तो स्तब्ध सा बैठा रहा। फिर उसने मणि से पूछा, मणि, देवांश तो सरोवर में कूदकर मर गया, लेकिन इसके बाद राजा चित्रांश के वंश का क्या हुआ? उनकी मृत्यु के पश्चात सूर्यनगर की राजगद्दी पर कौन बैठा? युवराज, अपने युवा पुत्र देवांश की मृत्यु के पश्चात राजा चित्रांश वैरागी से हो गए थे। वे अपना राजपाट अपने छोटे भाई के लड़के नीलांश को सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए थे और वहीं पर तपस्या करते करते उनकी मृत्यु हुई। ओह, बड़ा दुखद अंत हुआ राजा चित्रांश और उनके पुत्र देवांश का। लेकिन मणि, एक बात समझ में नहीं आई। जब राजा चित्रांश का पुत्र देवांश अपने पिता की ही भांति प्रजावत्सल व अच्छे स्वभाव का था, तो उसने उस बूढ़े के पोते को सरोवर में क्यों फेंका था? युवराज, यही तो इस घटना का दुखद पहलू है। युवराज देवांश को उस अपराध की सजा मिली थी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। यह तुम कैसी पहेलियां बुझा रही हो मणि? कुछ देर पहले तुमने ही तो कहा था कि युवराज देवांश ने राजा चित्रांश के सामने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की थी। कहा था युवराज, वह भी सच था और यह भी सच है जो मैं अब कह रही हूँ। देवांश ने वह अपराध नहीं किया था, उसे षड्यंत्र में फंसाया गया था। षड्यंत्र में? हाँ युवराज, उसके चचेरे भाई नीलांश ने ही यह षड्यंत्र रचा था। बड़े समय से उसकी निगाहें सूर्यनगर की राजगद्दी पर लगी हुई थी, जिसमें देवांश उसकी राह का रोड़ा था। उसने यह षड्यंत्र एक तांत्रिक से मिलकर रचा था। तांत्रिक के तंत्र मंत्र के वशीभूत होकर युवराज देवांश ने न करने वाले अपराध की स्वीकारोक्ति की थी। लेकिन वह बूढ़ा आदमी और नगर के संभ्रांत नागरिक राजा चित्रांश के सामने झूठ क्यों बोले थे? युवराज, वे सब भी तांत्रिक के तंत्र मंत्र में बंधे हुए थे। उस समय राजा चित्रांश के सामने वही कहा गया जो तांत्रिक उनसे कहलवाना चाहता था। ओह, नीलांश ने अपने ताऊ और भाई के साथ इतना घिनौना कुचक्र रचा। युवराज नीलांश इस समय भी सूर्यनगर पर राज्य कर रहा है। उसका साथ देने वाला कपाली तांत्रिक इन दिनों उसका बायां हाथ बना हुआ है। दोनों सूर्यनगर की प्रजा पर तरह तरह के कहर ढा रहे हैं। यदि ऐसा है तो सूर्यनगर की प्रजा उन दोनों जालिमों को उनके किए की सजा क्यों नहीं देती है? सिंहसार, उन दोनों को उनके किए की सजा तुम दोगे। उन दोनों ने तुम्हारे पूर्व जन्म के पिता के परिवार पर बहुत जुल्म ढाया है। ओह, शायद तुम ठीक कह रही हो मणि, मुझे ही उन दोनों पापियों को सजा देनी होगी। सिंहसार उसी समय राजा बिंबसार के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मैं कुछ समय के लिए भ्रमण पर राज्य से दूर जाना चाहता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। बिंबसार से आज्ञा ले सिंहसार ने उसी समय मणि को अपनी मुट्ठी में दबाया। मणि, मुझे सूर्यनगर ले चल। अगले ही पल सिंहसार आकाश में उड़ रहा था। शीघ्र ही वह सूर्यनगर में जा पहुंचा। युवराज, यह महल सूर्यनगर की राज नर्तकी सोम प्रभा का है। इस समय नीलांश और कपाली तांत्रिक मदिरा के नशे में डूबे हुए इस महल में सोम प्रभा का नृत्य देख रहे हैं। ओह मणि, तब तो तुम मुझे उस कक्ष में ले चलो। शीघ्र ही मणि उसे महल के अंदर लेकर पहुंच गई। यही है वे दोनों, मैं अभी इन्हें मौत के घाट उतारता हूँ। ठहरो सिंहसार, इतने उतावले न बनो। भूल गए, कपाली एक सिद्ध तांत्रिक है।
वह अपनी तांत्रिक विद्या द्वारा तुम्हारा अहित कर सकता है। पहले मैं 7 बार कपाली की परिक्रमा करके उसकी तांत्रिक शक्ति को निष्क्रिय किए देती हूँ, तभी तुम आगे बढ़कर कपाली और नीलांश पर आघात करना। मेरी परिक्रमा में बंधा कपाली तांत्रिक चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओह मणि, तब जल्दी से कपाली की परिक्रमा करो। तब सिंहसार की हथेली पर रखी मणि उड़ी और उसने कपाली की 7 बार परिक्रमा की। तत्पश्चात पुनः सिंहसार के पास वापस लौट आई। तब सिंहसार दौड़कर उन दोनों के सामने पहुंचा। बहुत हो चुका, बंद करो यह रंगरास। उसकी दहाड़ सुनकर नाचती हुई सोमप्रभा एकाएक रुक गई। यह देख, कौन है रे तू? कपाली के सामने इस प्रकार दहाड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उठ कपाली, और उठकर मेरी हिम्मत का अगला नमूना देख। आवेश में कांपता कपाली तुरंत उठ खड़ा हुआ। ओह, यह क्या? मेरे कदम जमीन से क्यों चिपक गए हैं? हाथ भी बेजान से होकर लटके हुए हैं। कपाली, तूने बहुत दिन रात सुख भोग लिया, अब नरक का सुख भोगने को तैयार हो जा। आखिर तू है कौन? मैं वही हूँ कपाली, जिसे आज से 20 वर्ष पूर्व तूने अपने षड्यंत्र में फंसाया था। सुन, मैं ही पूर्व जन्म में युवराज देवांश था। अब चौंकने की बारी नीलांश की थी। क्या कहा? तुम पिछले जन्म में देवांश थे? हाँ दुष्ट, तूने मेरे साथ जो छल किया था, मैं तुझे उसकी सजा देने आया हूँ। अगले ही पल खचाक! आह! ओह, इस छोकरे ने न जाने मुझ पर क्या जादू किया है। इसके जादू के सामने मेरा सारा तंत्र मंत्र बेकार हो गया है। पुनः अगले पल खचाक! आह! कपाली और नीलांश दोनों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। सिंहसार, अब तुम्हें हिमालय पर उस गुफा में चलना है जिस गुफा में तपस्या करते करते राजा चित्रांश ने देह त्यागी थी। वहां क्यों? युवराज, राजा चित्रांश की अस्थियां अभी तक उसी गुफा में पड़ी हुई हैं। तुम्हें उन अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना है। तब मणि की सहायता से सिंहसार हिमालय पर्वत पर उस गुफा में पहुंचा। गुफा में पड़ी अस्थियां एकत्रित करके उसने श्रद्धा पूर्वक उन अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। तत्पश्चात वापस फतेहपुर लौट आया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।